मैं डॉक्टर विजय कुमार सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल ज्योग्राफिकल सॉल्यूशंस पर। उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विसेज कमीशन प्रयागराज के द्वारा जारी किए गए एडवर्टीजमेंट नंबर 51 का जो एग्ज़ाम है अभी हाल ही में 16 अप्रैल 2025 और 17 अप्रैल 2025 को करवाया गया है, जिसमें से ज्योग्राफी विषय का एग्ज़ाम जो है वह 16 अप्रैल 2025 को सेकंड शिफ्ट में हुआ है। इस पेपर में 100 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से 30 क्वेश्चंस जीएस के थे और 70 क्वेश्चंस ज्योग्राफी के थे। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको इसी पेपर में आए हुए ज्योग्राफी के 70 क्वेश्चंस का आंसर बताने जा रहा हूं। आइए शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 इसलिए है क्योंकि इससे पहले के जो 30 क्वेश्चंस हैं वह ज्योग्राफी के हैं और जो ज्योग्राफी का सेक्शन है वह क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 100 तक है। तो जो पहला क्वेश्चन है वह जियोमॉर्फोलॉजी से है और इसमें दो सूची दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में अपवाह प्रतिरूप ड्रेनेज पैटर्न्स के नाम दिए हुए हैं और सूची 2 में वह क्षेत्र दिए हुए हैं जहाँ पर यह ड्रेनेज पैटर्न्स पाए जाते हैं। दोनों ही सूचियों का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। देखिए, पहला अपवाह प्रतिरूप दिया हुआ है वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। इसको पादपाकार अपवाह प्रतिरूप या डेंड्रिटिक ड्रेनेज पैटर्न भी कहा जाता है। अगर दक्षिण अमेरिका में जो अमेजन नदी है और अमेजन नदी उसकी सहायक नदियों की जो अन्य सहायक नदियां हैं, यदि उन सब के बहाव का पैटर्न अगर देखा जाए तो वह एक वृक्ष के समान दिखाई देता है, एक पेड़ के समान दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप है उसका एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है अमेजन नदी का क्षेत्र। इसी तरीके से दूसरा है केंद्राभिमुख अपवाह प्रतिरूप। इसको अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल अपवाह प्रतिरूप भी कहा जाता है। कैस्पियन सागर जो है, कैस्पियन सागर की स्थिति कुछ इस तरीके से है कि आप उसको समझिए कि वह एक बेसिन में है जिसके चारों तरफ से नदियां आ रही हैं और अपना जल उस कैस्पियन सागर में गिरा रही हैं। बाहर से नदी आ रही है चारों तरफ से और कैस्पियन सागर में वह अपने जल को गिरा रही है। तो हम कह सकते हैं कि कैस्पियन सागर का क्षेत्र केंद्राभिमुख या अभिकेंद्रीय या सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के क्षेत्र को देखें तो यह एक पठारी क्षेत्र है और काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और इस ऊंचाई पर स्थित इस भाग से चारों तरफ नदियां निकल रही हैं और रेडियली बाहर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, जैसे नर्मदा और सोन नदियां। तो हम कह सकते हैं कि जो अमरकंटक का क्षेत्र है वह अपकेंद्रीय या रेडियल या सेंट्रीफ्यूगल ड्रेनेज पैटर्न का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। और अमेरिका का जो एप्लेशियन माउंटेन्स हैं उनकी व्यवस्था कुछ इस तरीके से है वहाँ पर कि रिजेस और वैलीज़, ठीक है, जो रिजेस और वैलीज़ हैं वह एक दूसरे के पैरेलल पाई जा रही हैं और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर नदियों ने और उनकी सहायक नदियों ने कुछ इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है कि वहाँ पर ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण हुआ है। इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसको कहा जाता है जाली नुमा अपवाह प्रतिरूप। तो हम कह सकते हैं कि यूएसए का जो एप्लेशियन पर्वतीय क्षेत्र है वह ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर इस तरीके से दोनों ही सूचियों का मिलान किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 31 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। यह एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना का मिशन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। देखिए, भारत का जो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है वह 2008 में उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनकी क्लाइमेट चेंज की जो काउंसिल थी उसने जारी किया था। इसमें टोटल 8 नेशनल मिशन थे, जिसमें से ये जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है नेशनल मिशन फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, यह उन 8 नेशनल मिशंस में शामिल नहीं था। बाकी के 3
सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ग्रीन इंडिया और वाटर मिशन इन 8 नेशनल मिशंस के अंतर्गत सम्मिलित हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन नंबर 32 का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। यह रिमोट सेंसिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, एक अच्छा क्वेश्चन है। यह असर्शन और रीजन, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। इसमें अभिकथन में कहा जा रहा है कि सुदूर संवेदन का उपयोग भूमि आवरण में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग कैन बी यूज्ड टू स्टडी चेंजेस इन लैंड कवर। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने खुद और मैंने ही नहीं कई एक स्टडीज़ ऐसी हैं जो कि किसी एक रीजन में लैंड यूज का चेंज शो कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कारण इसका बताया जा रहा है कि सुदूर संवेदन पृथ्वी की सतह के वृहद क्षेत्र का संयुक्त दृश्य प्रदान नहीं करता है। रिमोट सेंसिंग डज नॉट प्रोवाइड्स अ सिनोप्टिक व्यू ऑफ लार्ज एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। देखिए सिनोप्टिक व्यू होता क्या है? सिनोप्टिक व्यू का मतलब होता है सीन टुगेदर, मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र का फोटोग्राफ या पिक्चर क्लिक करना, ठीक है। जैसे जो सैटेलाइट इमेज होती है वह एक बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, बहुत बड़े एरिया को शो करती है, तो वह एक बड़े एरिया के सिनोप्टिक व्यू को शो करती है। तो इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि संयुक्त दृश्य प्रदान नहीं करता है, यह गलत है। तो कारण गलत है, अभिकथन सही है। तो इस आधार पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वह बिल्कुल सही है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, PYQ है, कई बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन नंबर 34 ओशियोनोग्राफी समुद्र विज्ञान से है और इसमें पूछ रहा है कि प्रवाल विरंजन कोरल ब्लीचिंग का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पर 4 कारण दिए हुए हैं, जिनमें से जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन, यह प्रवाल विरंजन का प्रमुख कारण है। महासागरीय प्रदूषण भी एक कारण हो सकता है, लेकिन पूछा जा रहा है मुख्य कारण। यहाँ बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज, तो वह है ग्लोबल वार्मिंग, भूमंडलीय तापन। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। यह है ज्योग्राफिकल थॉट का क्वेश्चन है और एक कठिन क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 सूची दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 2 में ज्योग्राफर्स के द्वारा किया हुआ योगदान लिखा हुआ है, जबकि सूची 2 में उन ज्योग्राफर्स के नाम लिखे हुए हैं। दोनों ही सूचियों का मिलान करना है, आइए ज़रा देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है सूची 1 में सामाजिक भूगोल की प्रथम अवधारणा। देखिए एक फ्रेंच ज्योग्राफर थे जिनका नाम था वलाक्स। इन्होंने 1908 में जो सोशल ज्योग्राफी का ये जो टर्म है, यह टर्म इंट्रोड्यूस किया था। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो सामाजिक भूगोल की प्रथम अवधारणा जो है उसका संबंध कैमिली वलाक्स से होना चाहिए। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें कि कैमिली वलाक्स के नीचे फ्रेडरिक लेप्ले लिखा हुआ है, और लेप्ले जो है इनको हम लोग ज्योग्राफी में अक्सर पढ़ते हैं और हम सभी को पता है कि इन्होंने एक फार्मूला दिया था प्लेस वर्क एंड फैमिली का। अगर प्लेस वर्क एंड फैमिली आपको ध्यान है तो आप बहुत ही आसानी से जो सूची 1 में बी पर लिखा हुआ है लियू ट्रैवल फैमिली, अगर इसको देखें तो ये जो प्लेस वर्क एंड फैमिली है ना, यह लियू ट्रैवल फैमिली का ही ट्रांसलेशन है। तो यहाँ पर फ्रेडरिक लेप्ले का संबंध है लियू ट्रैवल और फैमिली से। देखिए यहाँ पर एक चीज़ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कह सकते हैं लियू के बाद डैश लगा हुआ है, यहाँ पर कॉमा लगना चाहिए था, और ट्रैवल के बाद भी कॉमा लगना चाहिए था। ठीक है, वो नेग्लिजिबल है, उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरीके से सूची 1 में सी में लिखा हुआ है स्पेस प्लेस ऑफ जेंडर। यहाँ पर ऑफ नहीं होना चाहिए, ये एक बुक का नाम है, यहाँ पर होना चाहिए स्पेस प्लेस एंड जेंडर, स्पेस प्लेस एंड जेंडर। और इस बुक को लिखने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम है डी मैसी। इसी तरीके से अगली भी बुक है जिसका नाम है प्रोडक्शन ऑफ स्पेस, और इसको लिखने वाले हैं एक सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हेनरी लेफेब्रे। अगर इस तरीके से दोनों ही सूचियों का सही मिलान किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सवाल है,
और क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसने विश्व जलवायु वर्गीकरण में आनुभविक एवं जननिक एम्पिरिकल और जेनेटिक दोनों प्रकार के वर्गीकरण को समाहित किया है। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपने जीटी त्रिवार्था का क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ा है तो उसमें पहली और दूसरी लाइन ही यही लिखी है कि उन्होंने अपने क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन में एम्पिरिकल और जेनेटिक दोनों प्रकार के वर्गीकरण, दोनों ही प्रकार के जो वर्गीकरण है उनका यूज़ किया है ना। अनुभविक का भी यूज़ किया है और जननिक का भी यूज़ किया है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है जीटी त्रिवार्था, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी से है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों, दो प्लेट दी हुई है, कंडीशन दी हुई है, एक प्लेट होनी चाहिए महासागरीय और दूसरी प्लेट होनी चाहिए महाद्वीपीय, इन दोनों प्लेटों के बीच अभिसारी सीमा कन्वर्जेंट बाउंड्री का उदाहरण है। हम जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स में जो कन्वर्जेंट बाउंड्री होती है वहाँ पर दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं, आपस में मिलती हैं, और एक भारी प्लेट होती है जो कि हल्की वाली प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है जाकर। और यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है कि एक प्लेट होनी चाहिए महासागरीय और एक प्लेट होनी चाहिए महाद्वीपीय। चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर ऐसी स्थिति है। अगर यहाँ पर ऑप्शन बी को अगर देखा जाए, सीधे सीधे अगर हम ऑप्शन बी में देखें, एंडीज पर्वत, यह कहाँ पर है? यह पूरी एक लंबी पर्वत श्रृंखला है दक्षिण अमेरिका में। अगर इसकी उत्पत्ति की हम बात करें तो अगर यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पैसिफिक प्लेट है वो दक्षिण अमेरिका की तरफ मूव कर रही है। एक तरफ पैसिफिक प्लेट है और दूसरी तरफ अमेरिकन प्लेट है। दोनों ही प्लेट आपस में एक दूसरे के सामने मूव कर रही हैं, दोनों ही एक दूसरे से मिल रही हैं। और जो पैसिफिक प्लेट है वो दक्षिण अमेरिकी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है, और दोनों ही प्लेटों के मिलने के परिणाम स्वरूप जो कंप्रेसिव फोर्स है उसके कारण इस एंडीज पर्वत की उत्पत्ति हुई है। तो इस तरीके से अगर देखें तो जो क्वेश्चन नंबर 37 है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, एंडीज पर्वत। अगला क्वेश्चन नंबर 38, यह भी जियोमॉर्फोलॉजी का बहुत ही आसान सवाल है। दो सूची दी हुई है, पहली सूची में कुछ लैंड फॉर्म्स दिए हुए हैं और दूसरी सूची में ये लैंड फॉर्म्स किस प्रकार से बन रहे हैं उनके नाम दिए हुए हैं। बहुत आसान है, हम जानते हैं कि जो ड्रमलिन होता है वह ग्लेशियल डिपोजिशन के कारण बनता है। इसी तरीके से जो बजादा होता है वह नदी निक्षेपण के कारण बनता है। इसी तरीके से जो इंसेलबर्ग है वह वायु अपर्दन के द्वारा बनता है, और टोम्बोलो का निर्माण तटीय निक्षेपण के कारण होता है। अगर दोनों ही सूचियों का सही मिलान किया जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। दोनों ध्रुवों को निम्नलिखित में से किस प्रक्षेप पर प्रदर्शित किया जाता है? एक प्रक्षेप है जिसमें दोनों ही पोल्स दिखाई देते हैं, नॉर्थ पोल भी दिखाई देता है और साउथ पोल भी दिखाई देता है। अगर आपने सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन को देखा है, अगर उसका डायग्राम अगर आपको याद है थोड़ा भी, तो आप देखेंगे कि उस सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन में नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों को ही पॉइंट के रूप में दिखाया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सिनुसॉइडल प्रोजेक्शन में दोनों ही ध्रुवों को पॉइंट के रूप में दिखाया जाता है। अगर आपको इसका जो है सबूत चाहिए किस बुक में ऐसा लिखा हुआ है तो वह भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगला क्वेश्चन नंबर 40, थॉट से रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही आसान सवाल है, PYQ है, कोई मतलब कठिन क्वेश्चन नहीं कहा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन भूगोल में मात्रात्मक क्रांति, क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन का प्रमुख व्यक्ति था? तो अगर इन चारों को देखा जाए तो पीटर हैगेट थे वह क्वांटिटेटिव जो रिवॉल्यूशन था ज्योग्राफी में उससे रिलेटेड थे, उससे संबंधित थे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, पीटर हैगेट। क्वेश्चन नंबर 41, रिमोट सेंसिंग का एक कठिन क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन नहीं है। इसमें दो सूची दी हुई हैं, पहली सूची में उपग्रह दिए हुए हैं और दूसरी सूची में दिया हुआ है कि इन उपग्रहों की एप्लीकेशन क्या है। जैसे कि पहला उपग्रह दिया हुआ है सरल, तो जो सरल उपग्रह है वह ओशियनोग्राफिक या जो समुद्र विज्ञान से संबंधित जो स्टडीज़ होती हैं उनके लिए यह उपग्रह छोड़ा गया था। इसी तरीके से जो कार्टोसैट है, कार्टोसैट 3, उसका यूज़
अर्बन प्लानिंग में किया जाता है। इसी तरीके से रीसेट 2BR1 का यूज़ जो है वह डिज़ास्टर मैनेजमेंट की स्टडीज़ में किया जाता है, और स्कॉट सेट 1 का यूज़ जो है वह क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट की स्टडीज़ के लिए किया जाता है। इस तरीके से अगर इन दोनों ही लिस्ट का सही मिलान किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का एक बहुत ही आसान सवाल है लेकिन बहुत अधिक कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला यह क्वेश्चन है, और कई बच्चे ऐसा इस क्वेश्चन को गलत भी करके आए हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि दिया हुआ है कि यदि किसी डेटा सेट, कोई डेटा सेट है हमारे पास, कोई डेटा है, उसका मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 2.83। क्या दिया हुआ है? मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब हमें उसका वेरिएंस या प्रसरण निकालना है। देखिए जब हम इसको पढ़ते हैं तो अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मानक विचलन अगर हमको दिया हुआ है, अगर उसका हम स्क्वायर कर दें तो हमको वेरिएंस प्राप्त हो जाता है। मेरी बात फिर ध्यान से सुनिएगा। अगर मानक विचलन दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 2.83 दिया हुआ है, बस इसका कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर निकाल देना है तो हमको सीधे सीधे वेरिएंस प्राप्त हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं कि इसका अंडर रूट निकालने लग जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं एग्ज़ाम के प्रेशर में, और ऐसा हुआ भी है। अगर 2.83 जो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, अगर इसको हम सीधे सीधे इसका स्क्वायर करें, जो कि लगभग 2.83 लगभग 3 के बराबर है, अगर 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो 9 के करीब जो है ऑप्शन ए में दिया हुआ है 8 जो है वो 9 के करीब है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। स्क्वायर करने की भी या मैथमेटिकली उसको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाइए और क्वेश्चन सही हो जाएगा। बस कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्गमूल निकाल दिया, ऐसा नहीं होता है। कंफ्यूज मत होइए, कंसेप्ट को बहुत ही आसानी से और बहुत ही समझदारी से समझिए। अगर उसको समझदारी वहाँ अगर आप शो नहीं करेंगे, घबरा जाएंगे, तो एक सरल सवाल भी गलत हो जा रहा है लोगों का। बहुत अफसोस की बात है ये। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 43 रीजनल प्लानिंग का क्वेश्चन है, और एक कठिन क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन कठिन इसलिए है क्योंकि किसी बुक में ये पढ़ने को मिल नहीं पाता है ना। जो चीज़ हमने नहीं पढ़ रखी है वही हमें कठिन लगती है। तो क्वेश्चन क्या है कि नगरीय नियोजन प्रदेशों के सीमांकन के लिए निम्नलिखित में से प्रयोग की जाने वाली मात्रात्मक विधि का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 विधियाँ दी हुई हैं और हमको डिमार्केशन करना है अर्बन प्लानिंग रीजन्स का। तो जो अर्बन प्लानिंग रीजन्स होते हैं उनका डिमार्केशन करने के लिए इन चारों में से हम कौन कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। ये सारी की सारी जो चारों हैं वह चारों ही क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। इन 4 में से कौन कौन विधियों का चयन किया जाता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो थिएसियन बहुभुज विधि है इसका भी यूज़ किया जाता है, ग्राफ थ्योरी या ग्राफ सिद्धांत विधि का भी यूज़ किया जाता है, विभेदक विश्लेषण डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस का भी यूज़ किया जाता है जो है अर्बन प्लानिंग रीजन्स के डिमार्केशन के लिए। लेकिन निकटतम पड़ोसी विश्लेषण नियरेस्ट नाइबर एनालिसिस का यूज़ नहीं किया जाता है। इस तरीके से ABC का यूज़ किया जाता है, D का यूज़ नहीं किया जाता है। और अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर होगा ऑप्शन D, A, B और C। अगला क्वेश्चन इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44, और यहाँ पर कह रहा है कि कृत्रिम रबर का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा है। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो गए, वो रबर का उत्पादन करने वाला देश लगा के आ गए हैं, उन्होंने कृत्रिम देखा ही नहीं है। और बहुत ही आसान सवाल था, आपको नहीं भी आ रहा था। आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ भी है चाइना नंबर 1 पे है, अगर चाइना भी अगर आप तुक्के में इसमें लगा देते तो भी ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन 44 है कृत्रिम रबर का उत्पादन वाला देश वह है ऑप्शन ए चाइना। क्वेश्चन नंबर 45 जो मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, आसान सवाल है, डॉक्टर सेविंदर सिंह सर की बुक में दिया हुआ है। वृहद हिमकाल ग्रेट आइस एज की जो संकल्पना है वह किसने दी थी, और बहुत ही आसान सवाल है, लुइस अगासीज ने यह कंसेप्ट दिया है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, लुइस अगासीज। क्वेश्चन नंबर 46 ओशियनोग्राफी का है, अच्छा क्वेश्चन है।
कि जो गर्म एवं ठंडे कोर रिंग हैं, ठीक है ना, वार्म एंड कोल्ड कोर रिंग्स, यह किस महासागरीय घटना से जुड़े हुए हैं? इसका आंसर है गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। यह भी रीजनल ज्योग्राफी से क्वेश्चन है और जो पेरोक्स की जो ग्रोथ पोल थ्योरी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने किसी अच्छी बुक से इस थ्योरी को पढ़ा है तो वहाँ पर यह क्वेश्चन लिखा हुआ है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर, किस कंसेप्ट पर जो है पेरोक्स का वृद्धि ध्रुव सिद्धांत का विकास मूल रूप से आधारित है? कहने का मतलब यह है कि जो पेरोक्स ने अपना सिद्धांत दिया है ग्रोथ पोल थ्योरी, वह किस संकल्पना पर आधारित है? तो इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्ट इकोनॉमिक स्पेस, अमूर्त आर्थिक क्षेत्र की जो संकल्पना है इस पर यह सिद्धांत आधारित है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अमूर्त आर्थिक क्षेत्र। अगला क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का है, क्वेश्चन नंबर 48, पीवाईक्यू है, यूजीसी नेट के एग्जाम में अभी हाल ही में आया है। अभिकथन और कारण दिए हुए हैं। अभिकथन में कहा जा रहा है कि अंटार्कटिका, जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, वह सदैव बर्फ से ढका रहता है, लेकिन वहाँ वार्षिक वर्षा 8 सेंटीमीटर से भी कम होती है। बिल्कुल सही बात है, यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो अंटार्कटिका महाद्वीप है साउथ पोल पर, वहाँ पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है और वहाँ बरसात बहुत कम होती है, 8 सेंटीमीटर से भी कम। इसका कारण बताया जा रहा है। कारण में कह रहे हैं कि अंटार्कटिका में लगातार तेज़ हवाएं चलती रहती हैं। ये बात सही है कि अंटार्कटिका में तेज़ हवाएं चलती रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंटार्कटिका में तेज़ हवाएं चलती हैं इसलिए वहाँ पानी कम बरसता है, इसलिए वो हमेशा 12 महीने बर्फ़ वहाँ जमी रहती है, ऐसा नहीं है। दोनों स्टेटमेंट अपनी जगह सही सही बिल्कुल करेक्ट हैं, लेकिन जो कारण है वह अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 और पीवाईक्यू है। मैंने अपने पुराने वीडियोज़ में इसको सॉल्व किया है, करवाया है, और अगर आपने मेरा वीडियोस देखा होगा तो आप इसको सही करके आ गए होंगे। मालवीड प्रोजेक्शन से संबंधित ये क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि यदि एक मापक पर, किसी भी एक स्केल पर, किसी भी एक आरएफ पर आर घटाई गई पृथ्वी की त्रिज्या है, जो पृथ्वी को हम छोटा कर देते हैं ना स्केल के आधार पर, तो अगर उसकी त्रिज्या आर है तो मालवीड प्रोजेक्शन में भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर है ऑप्शन सी 4r/√2। यहाँ पर भूमध्य रेखा की लंबाई होगी। मैंने ये क्वेश्चन अपनी जो कुछ वीडियोज़ हैं, शायद किसी एक वीडियो में मैंने इसको कराया है, कंफर्म मैंने कराया है इसको। पीवाईक्यू है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 सॉइल से रिलेटेड है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक कार्बनिक पदार्थों से युक्त है? अगर आपने थोड़ा सा भी यह चैप्टर पढ़ा है सॉइल वाला, इस और ये वाला जो क्लासिफिकेशन है, अमेरिकन क्लासिफिकेशन, अगर इसको आपने पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से कर लेंगे। हिस्टोसॉइल जो होता है ना, हिस्टोस एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है टिश्यूज़ या ऊतक जो हमारी बॉडी में होते हैं। इसी तरीके से जो घास फूस होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनकी भी बॉडी में ऊतक पाए जाते हैं, टिश्यूज़ पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हिस्टोस वर्ड का मतलब भी यही है। अगर इस दृष्टि से भी देखा जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिस्टोसॉइल। ऐसी मिट्टी जिसमें प्लांट्स के टिश्यूज़ या उनके पार्ट्स सबसे अधिक पाए जाते हैं, मतलब वही तो कार्बनिक पदार्थ होता है ना। तो यही क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी मिट्टी है जिसमें कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक पाया जाता है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हिस्टोसॉइल। अगला क्वेश्चन जो मॉर्फोलॉजी का है, क्वेश्चन नंबर 51। यह भी अभिकथन और कारण का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि जीटी हैक ने भू आकृति विज्ञान में गतिक संतुलन की अवधारणा प्रस्तुत की है। बिल्कुल सही बात है, और हम लोग जब याद कर रहे होते हैं ना, जब हम लोग नोट्स लिखाते हैं बच्चों को, तो यह स्टेटमेंट लिखा देते हैं कि गतिक संतुलन की अवधारणा किसने दी है? जेटी हैक ने दी हुई है। लेकिन इसका कारण बताया जा रहा है कि जेटी हैक ने इस बात पर जोर नहीं दिया कि भूदृश्य विवर्तनिकी उत्थान और अनाच्छादन प्रक्रिया के बीच संतुलन प्राप्त करता है। यह बात गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है। इस तरीके से अगर इस क्वेश्चन का सही आंसर देखा जाए तो ए सत्य है और आर असत्य है, आर गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 52 भी जो है वो अच्छा क्वेश्चन है। स्मार्ट सिटीज़ जो मिशन शुरू किया गया, इससे संबंधित क्वेश्चन है। सेटलमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और आप ज़रा देखिए यहाँ पर ज़रा ध्यान से कि जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, पहले हम लोग वर्ष याद किया करते थे, है ना। अब लग रहा है कि महीना भी याद करना पड़ेगा और डेट भी याद करनी पड़ेगी। आप ज़रा ध्यान से देखिए, भारत में स्मार्ट सिटीज़ मिशन का आरंभ कब किया गया? 25 जून 15, 21 जून 15, 27 जून 15 और 26 जून 15। मतलब एग्जामिनर चाह रहा है कि अब आप सिर्फ जो ईयर्स हैं उनको याद मत करिए, अब डेट भी याद करिए कि किस डेट को कोई योजना लागू की गई या चालू की गई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज़ मिशन का आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है 53 और यह सेटलमेंट ज्योग्राफी या पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। यह भी अभिकथन और कारण से जैसा क्वेश्चन है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि अत्यधिक शहरीकृत जो हाईली अर्बनाइज्ड एरियाज़ होते हैं, जो अत्यधिक शहरीकृत क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में प्रजनन दर में कमी आती है। जो फर्टिलिटी रेट होता है वहाँ पर वो कम होता है। ठीक है, बात बिल्कुल सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में फर्टिलिटी रेट थोड़ा सा अधिक होता है और नगरीय क्षेत्रों में जो फर्टिलिटी रेट है वो थोड़ा सा कम होता है। कारण बताया जा रहा है कि नगरीकरण से विशेषकर महिलाओं को शिक्षा एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं। महिलाएं जब शहर में आ जाती हैं तो यहाँ पर वह और लोगों को देखती हैं, पढ़ाई करती हैं, शिक्षित होती हैं और उनकी इच्छा होती है कि वह किसी न किसी रोज़गार में जुड़ जाएं जाके। तो ऐसी स्थिति जब होती है, आप खुद ही देखिए अपने पास, अगर किसी परिवार में कोई पुरुष भी नौकरी कर रहा है, उसकी पत्नी भी नौकरी अगर कर रही है शहर में, तो पत्नी चाहेगी कि भैया एक ही बच्चा हो या 2 ही बच्चे हों, इससे ज़्यादा बच्चे ना हों, क्योंकि नौकरी करना है। ठीक है ना, आज की महंगाई में घर चलाना है। तो इस तरीके से अगर सोचा जाए तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। और जो कारण है कि शिक्षा और रोज़गार के बेहतर अवसर प्राप्त होते हैं महिलाओं को, यह कारण किसी हद तक जो अभिकथन है कि प्रजनन दर में कमी होती है शहरों में, इसकी व्याख्या करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। यह रीजनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और यह बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है कि पश्च सहलग्नता प्रभाव के कारण किस प्रकार का उद्योग विकसित होता है। विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री डेवलप्स ड्यू टू बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट। थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी शहर में आप एक बड़ा उद्योग लगा रहे हैं, सपोज करिए मोबाइल बनाने का एक बड़ा फैक्ट्री लगा रहे हैं आप। तो अगर आप मोबाइल बनाने का बड़ी फैक्ट्री लगा रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप मोबाइल के नट बोल्ट, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड या मोबाइल की बैटरी या अन्य जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं उसको बनाने पर आप ध्यान दें। आप क्या करेंगे कि आप जो है बैकवर्ड लिंकेज इफ़ेक्ट से कुछ अन्य कंपनियां खड़ी हो जाएंगी। एक कहेगी कि मैं नट बोल्ट बना दूंगी, एक कहेगी कि मैं बैटरी बना के आपको सप्लाई कर दूंगी। तो इस तरीके की जो बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट से जो कंपनियां नई उत्पन्न हो जा रही हैं, इनको कॉम्प्लीमेंट्री या सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ कहती हैं। यह माल बनाती हैं और जो बेसिक इंडस्ट्री लगी हुई है शहर में, जो हमने मोबाइल बनाने का कारखाना लगाया है, उसको यह माल प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बैकवर्ड लिंकेज इफेक्ट के कारण बेसिक इंडस्ट्री को माल प्रोवाइड करने के लिए अन्य छोटी छोटी जो सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ लगती हैं वह उत्पन्न होती हैं, वह बन जाती हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। यह प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। भारत का मौसम मानचित्र किस प्रक्षेप पर बनाया जाता है। बहुत अधिक कन्फ्यूजन है लोगों के बीच में। कोई कह रहा है कि भारत का जो वेदर मैप होता है वह बोन प्रक्षेप पर बनाया जाता है। कोई कह रहा है कि भारत का जो मौसम मानचित्र है वह पॉलीकोनिक प्रोजेक्शन पर बनाया जाता है। लेकिन सबूत कोई नहीं दिखा रहा है, किताब कोई नहीं दिखा रहा है कि किस बुक में ऐसा लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक बुक है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भारत का मौसम मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है कि भारत का मौसम मानचित्र मर्केटर प्रक्षेप पर बनाया जाता है, ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। यह पॉपुलेशन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन है। यहाँ पर दो सूची दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में जनसंख्या से संबंधित कुछ सिद्धांत दिए हुए हैं और सूची 2 में यह सिद्धांत जिन प्रतिपादकों के द्वारा दिए जा रहे हैं उनके नाम दिए हुए हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो सूची 1 में लिखा हुआ है माल्थस सिद्धांत और प्रतिपादकों वाली लिस्ट में लिखा हुआ है थॉमस माल्थस। दोनों ही माल्थस को मिला दीजिए, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है जनसांख्यिकी संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और ये सभी जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको देने वाले जो विद्वान थे उनका नाम था थॉम्पसन। इसके बाद है ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत, इसको देने वाले थे कैनन। और जो लास्ट वाला है कार्नु कोपियन सिद्धांत, इसको देने वाले जो जोग्राफर थे उनका नाम था साइमन। इस तरीके से अगर दोनों लिस्ट को मिला दिया जाए तो इस क्वेश्चन का सही जो ऑप्शन होगा वह होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 57 ओशियनोग्राफी का क्वेश्चन है। यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 में कुछ महासागरीय धाराएं दी हुई हैं, लिस्ट 2 में वह महासागरीय धाराएं कहाँ कहाँ पर किन किन महासागरों में पाई जा रही हैं उनकी स्थिति, उनकी लोकेशन दी हुई है। दोनों का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। बहुत आसान सवाल है, PYQ है, बच्चों वाला सवाल है, यह तो आप सही करके आ ही गए होंगे। हम्बोल्ट धारा जो है वह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है। हम्बोल्ट धारा दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलती है, इसको पेरू धारा भी कहा जाता है। अगुलहास धारा जो है वह अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच में चलती है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है अफ्रीका का पूर्वी तट। इसी तरीके से जो बेंगुएला धारा है अफ्रीका के पश्चिमी तट पर चलती है। जो एंटिलेस धारा है वह क्यूबा के उत्तरी तट पर चलती है। और अगर इन दोनों ही सूचियों का सही मिलान किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन भी रीजनल प्लानिंग से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 58, और इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना प्रादेशिक नियोजन में नगर तंत्र के स्थानिक संगठन के साथ सबसे अधिक जुड़ा हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट्स इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद द स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अर्बन सिस्टम्स इन रीजनल प्लानिंग। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल सही करके आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, रीजनल प्लानिंग को हटाइए, रीजनल प्लानिंग को हटा दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि जो अर्बन सिस्टम है, अर्बन सिस्टम में जो स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है ना, उससे एसोसिएटेड कौन सा सिद्धांत है। प्लानिंग तो हम बाद में यूज़ कर लेंगे, वो तो ठीक है, लेकिन हमको इन चारों में से ढूंढना है कि ये जो अर्बन सिस्टम, जो अर्बन एरियाज़ होते हैं वहाँ पर जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अगर आप स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन जानते हैं तभी आप इसको सही कर पाएंगे। तो अर्बन सिस्टम्स में जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है उससे संबंधित कौन सा सिद्धांत है इनमें से। तो देखिए ये कहीं पर मैंने अभी लिखा हुआ नहीं देखा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे। जैसे सपोज करिए कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है सेक्टर थ्योरी, होमर व्हाइट ने दिया हुआ था। होमर व्हाइट ने इस थ्योरी में सिर्फ यह बताया है कि जो नगर से जो रोड्स निकलती हैं, नगर का जो केंद्र है, सिटी सेंटर है, वहाँ से जो रोड्स विकृत होती है, रेडिएट होती हैं, उन रोड्स के किनारे लैंड यूज़, जो अर्बन लैंड यूज़ होता है वह किस तरीके से डेवलप होता है। यहाँ पर जो अर्बन सिस्टम है उसका जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात नहीं हो रही है। उसी तरीके से जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है डिपेंडेंसी थ्योरी, इस थ्योरी में बताया जाता है कि किस तरीके से जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके मध्य जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो आर्थिक विषमता है, उसके कारणों के बारे में बताया जाता है। तो यहाँ पर भी जो है अर्बन सिस्टम के स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ऐसा कुछ है नहीं। रिसोर्स एलोकेशन थ्योरी भी इससे संबंधित नहीं है। अगर सेंट्रल प्लेस थ्योरी को अगर हम ध्यान से देखें, केंद्रीय स्थल सिद्धांत जो कि क्रिस्टोलर के द्वारा दिया गया था, जब हम इस सिद्धांत को पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि जो क्रिस्टोलर थे उन्होंने किसी भी केंद्र स्थल की केंद्रीयता को नापने के लिए या उसको मेज़र करने के लिए टेलीफोनों की संख्या का यूज़ किया था। आप भी अगर किसी कुछ अर्बन सेंटर्स की केंद्रीयता को नापना चाहते हैं, उनकी सेंट्रलिटी को ज्ञात करना चाहते हैं, तो आप भी किसी न किसी इस तरीके का फिनोमेना ले लीजिए। सपोज करिए कि हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन पर बिकने वाले टिकट की संख्या है ना, इसके आधार पर भी आप जो है केंद्रीयता का निर्धारण कर सकते हैं।
उसी तरीके से आप देखेंगे कि उन्होंने अपने सिद्धांत में बाजार सिद्धांत दिया था, और एक यातायात सिद्धांत दिया था, प्रशासनिक सिद्धांत दिया था, है ना। तो इस तरीके की कुछ सर्विसेज के बारे में वो बता रहे हैं। तो जो अर्बन सिस्टम का जो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो एक्चुअल में होता क्या है कि आप ऐसे देखिए कि जो हमारा अर्बन एरिया होता है उसमें कई सारे फिनोमेना होते हैं। जैसे कि मार्केट होता है, रोड होती हैं, कुछ अच्छे आवासीय क्षेत्र होते हैं, कुछ ख़राब आवासीय क्षेत्र होते हैं, कुछ स्लम्स होते हैं, कहीं कहीं पर पार्क्स होते हैं, कहीं कहीं पर पार्क्स नहीं होते हैं, कहीं पर रेलवे स्टेशन है, कहीं पर बस स्टेशन है ना, कहीं पर मेट्रो स्टेशन है। ये जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, कहीं पर हॉस्पिटल्स हैं, कहीं पर मॉल्स हैं। अब हर जगह मॉल्स नहीं होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से ज्योग्राफिकली इंटर रिलेटेड होती हैं, ये स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं ना। अगर इस पर हम ध्यान से देखें, अगर ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में देखें, तो इसी को ही स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। और इसी तरीके की कुछ बात, केंद्रीयता को निर्धारित करने वाली बातें जो हैं, वह क्रिस्टॉलर भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, 100% इस क्वेश्चन का सही आंसर है सेंट्रल प्लेस थ्योरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है। दूर से देख के आप बता देंगे, इतना आसान क्वेश्चन है। कोपेन का जो विश्व जलवायु विभाजन योजना है, कोपेन का जो क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है, उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। सब ने पढ़ा है कि AM के बारे में कोपेन ने बताया, AF के बारे में बताया, AW के बारे में बताया, AN के बारे में नहीं बताया है भाई। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 59 का C। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी का भी है और मैपिंग का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 60 कि प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली 4 नदियां दी हुई हैं, इनको उत्तर से दक्षिण लगाना है। अगर आप इनको ध्यान से देखें तो सबसे उत्तर में है साबरमती, उसके दक्षिण में है तापी, उसके दक्षिण में है काली, और केरला में बहती है सबसे दक्षिण में भारतपुझा नदी। अगर इनको सीरीज से सीक्वेंस से लगाया जाए उत्तर से दक्षिण की ओर, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, यह एनवायरनमेंट और इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है, PYQ है। पढ़ते ही आप इसको सही कर दिए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसी प्रजाति की आवास आवश्यकताओं की स्थिति के साथ साथ उसकी कार्यात्मक भूमिका का वर्णन करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स द पोजिशन ऑफ ए स्पीसीज हैबिटाट रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज इट्स फंक्शनल रोल। अगर आप इन चारों को देखें तो नेचुरल हैबिटाट होता नहीं है, इकोटोन का इस स्टेटमेंट से कोई मतलब नहीं है, होम रेंज का भी कोई मतलब नहीं है, पारिस्थितिकी निके, यह आप पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इकोलॉजिकल निके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, यह भी जियोमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि जलीय अपरदन चक्र जो हाइड्रोलॉजिकल इरोजन साइकिल होता है, उसकी जो जीर्णावस्था होती है, उसकी जो ओल्ड स्टेज होती है, जो लास्ट स्टेज होती है, उसमें जो एंट्रोपी होती है वह अधिकतम होती है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एनर्जी कम होती है, लास्ट स्टेज जो होती है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल की, उसमें ढाल नहीं रह जाता, नदी में बहाव का वेग नहीं रह जाता, एनर्जी बहुत कम हो जाती है, लेकिन एंट्रोपी सबसे ज़्यादा हो जाती है। स्टेटमेंट ए बिल्कुल सही है। इसका कारण बताया जा रहा है कि जलीय अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में, जो जलीय अपरदन चक्र है उसकी अंतिम अवस्था ओल्ड स्टेज में पेनेप्लानेशन प्रक्रिया प्रमुख प्रभावी प्रक्रिया होती है। बिल्कुल सही बात है। ये जो पेनिप्लेन का निर्माण हो जाता है लास्ट स्टेज में, यह निर्माण होता है पेनिप्लानेशन की प्रक्रिया के द्वारा, पेनिप्लानेशन की प्रोसेस के द्वारा। यह प्रोसेस क्या है? यह ऊपर की ओर जो उठा हुआ भूभाग है उसको इरोड करके उसको उसकी ऊंचाई को या उसके उच्चावच को लगभग ख़त्म कर देता है। ढाल ख़त्म हो जाता है, नदियों का वेग ख़त्म हो जाता है, नदियों की वर्टिकल इरोजन करने की क्षमता ख़त्म हो जाती है। अब नदियाँ सिर्फ डिपोजिशन करती हैं, नदियों में बहाव बहुत कम न के बराबर होता है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा हाई हो जाती है। एनर्जी, दोनों ही प्रकार की एनर्जी, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, दोनों ही प्रकार की एनर्जी मिनिमम हो जाती हैं, एंट्रोपी हाईएस्ट हो जाती है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं और जो कारण है वह अभिकथन की व्याख्या करता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
क्वेश्चन नंबर 63 बहुत आसान सवाल है, 50वां बार पूछा गया है। पुराने जो क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, अक्सर किसी न किसी में आपको यह क्वेश्चन मिल जाएगा कि जोन स्ट्रेटा थ्योरी, कटिबंध संस्तर सिद्धांत किसने दिया है? भाई ग्रिफिथ टेलर ने दिया है। चिल्ला चिल्ला के जो है किताबें बताती हैं, क्वेश्चन पेपर्स बता रहे हैं। 50वां बार यह पूछा गया है कि कटिबंध स्तर सिद्धांत, जोन स्ट्रेटा थ्योरी ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, सेटलमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन है, दो लिस्ट दी हुई हैं। लिस्ट 1 में कुछ ज्योग्राफर्स के नाम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में उन ज्योग्राफर्स द्वारा कौन से शब्द का प्रयोग किया गया है उन शब्दों का नाम दिया हुआ है, दोनों का मिलान करना है और सही विकल्प का चयन करना है। बहुत आसान सवाल है। आंद्रे एलिक्स ने अमलैंड शब्द का प्रयोग किया था, डिकिंसन ने सिटी रीजन शब्द का प्रयोग किया था, ग्रीन ने अर्बन हिंटरलैंड शब्द का प्रयोग किया था और स्मेल्स ने अर्बन फील्ड शब्द का प्रयोग किया था। अगर दोनों ही सूचियों का सही मिलान किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 फिर से प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र प्रक्षेप अंतरिक्ष से पृथ्वी को दर्शाता है? बड़ा घुमा के पूछा गया है। अगर आप चारों ऑप्शंस देखेंगे, चारों प्रक्षेपों को देखेंगे और बस थोड़ा सा इतना दिमाग लगाएंगे कि किस प्रक्षेप की रचना किस तरीके से हो रही है, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। जो प्रोजेक्शन का जो सबसे पहला चैप्टर होता है, जो इंट्रोडक्शन ही होता है प्रोजेक्शन का, उसी में दिया हुआ है कि जो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होता है उसका निर्माण इसी तरीके से होता है कि जो लाइट सोर्स है वह कहीं इन्फानाइट में रखा हुआ है और लाइट पृथ्वी के ऊपर पड़ रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, लंबकोणीय प्रक्षेप। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। यह है सोशल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, आसान सवाल है। स्मिथ ने सोशल हैप्पीनेस, सामाजिक खुशहाली की गणना करने के लिए, उसको कैलकुलेट करने के लिए कितने इंडिकेटर्स का यूज़ किया है? तो 7 इंडिकेटर्स का यूज़ किया है स्मिथ ने। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 7। अगला क्वेश्चन फिर से जो मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि एल्यूशियन द्वीप ज्वालामुखी विस्फोटों का स्थल है। बिल्कुल सही बात है। जो एल्यूशियन द्वीप हैं पैसिफिक ओशन में, वहाँ पर ज्वालामुखी पाए जाते हैं और वहाँ पर ज्वालामुखी पाए जा रहे हैं तो ज्वालामुखी विस्फोट भी होता होगा, नॉर्मल सी बात है। यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका कारण बताया जा रहा है कि अभिसारी प्लेट सीमाएं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, अभी मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर दो प्लेटें आपस में मिलती हैं ना आमने सामने से, अभिसारी प्लेट सीमाएं ज्वालामुखी विस्फोटों के स्थल होते हैं। सही बात है। जो पैसिफिक प्लेट का जो रिंग ऑफ फायर है, उसका जो उत्तर की तरफ जो हिस्सा है जहाँ पर एल्यूशियन द्वीप पाए जा रहे हैं, वहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो पैसिफिक प्लेट अपने उत्तर में स्थित प्लेट के नीचे सबडक्ट हो रही है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो प्लेट नीचे मेंटल में चली जाती है, प्लेट पिघल जाती है, मैग्मा बन जाती है और जो मैग्मा जब ऊपर की ओर उठता है तो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, ज्वालामुखी बनता है। तो यह जो कारण है वह अभिकथन की व्याख्या करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 68। मलेशिया में स्थानांतरण किसी को क्या कहते हैं? सब जानते हैं, लदांग कहते हैं। सब लोग याद करते हैं, सभी को याद रहता है, 50 बार पूछा गया है। मलेशिया में स्थानांतरण किसी को लदांग कहा जाता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन भी क्लाइमेटोलॉजी का है, क्वेश्चन नंबर 69। अभिकथन कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि मेसोस्फीयर वह परत होती है जहां उल्काएं, जो मेटियोर्स होते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही जलना शुरू हो जाते हैं, जल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभिकथन में बिल्कुल सही कहा जा रहा है। कारण भी देख लेते हैं। कारण में कहा जा रहा है कि मध्य मंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उच्च सांद्रता होती है। नहीं भाई, ऐसा तो कहीं नहीं पढ़ा है, ये तो बिल्कुल गलत है। तो अभिकथन का स्टेटमेंट सही है, कारण का स्टेटमेंट गलत है। और इस क्वेश्चन नंबर 69 का सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ए सत्य है परंतु आर गलत है।
अगला क्वेश्चन नंबर 70, ये भी एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और यह जो है कि जो अर्बन हीट आइलैंड्स होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। और मैंने अपने पुराने किसी एक वीडियो में यह क्वेश्चन सॉल्व करवाया है और उसमें डिटेल से मैंने बताया है कि अर्बन हीट आइलैंड्स का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस समय होता है। यह समय की बात पूछ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि अर्बन हीट आइलैंड का जो इफेक्ट है उसका प्रभाव रात में सबसे अधिक देखा जाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, रात्रि के समय। अगला क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी का है, बहुत आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर 71, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वृहद क्षरण मास वास्टिंग, जो मास वास्टिंग होता है, मास वास्टिंग की प्रमुख प्रेरक शक्ति है। मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मास वास्टिंग किस कारण से होता है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। आप अगर वह चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि मास वास्टिंग के लिए जो मेन ड्राइविंग फोर्स है, जो मुख्य प्रेरक शक्ति है, वह है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, कई बार पूछा गया है, प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 72 कि जो लॉरेंज कर्व है, लॉरेंज वक्र है, निम्नलिखित में से किस माप की रैखिक अभिव्यक्ति है। लॉरेंज कर्व इज लीनियर एक्सप्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट। बहुत ही आसान सवाल है। हम जो है प्रसार या डिस्पर्जन के लिए, डिस्पर्जन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए लॉरेंज कर्व का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, पॉलिटिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। न्यू सोवियत हार्टलैंड पुस्तक किसने लिखी है। बहुत आसान सवाल है, ऑप्शन डी, होसोन ने यह बुक लिखी हुई है। कौन सी बुक? न्यू सोवियत हार्टलैंड बुक होसोन ने लिखी है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन भी मैपिंग का क्वेश्चन है, PYQ है, अभी मैंने इसको सॉल्व कराया था, बच्चों वाला सवाल है। यह सवाल तो आप कर ही लेंगे। इसमें जो है कुछ स्टेट्स दिए हुए हैं और इनको पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है, उल्टा लगाना है, पूर्व से पश्चिम की ओर लगाना है। तो अगर इन चारों को देखा जाए तो सबसे पूर्व में है सबसे पूर्व में है मलक्का स्टेट, उससे पश्चिम में है पाक स्टेट, उससे पश्चिम में है स्टेट ऑफ हार्मुज और सबसे पश्चिम में है बाब अल मंदेब। अगर इस तरीके से इन चारों ही जल डमरू मध्यों को पूर्व से पश्चिम क्रम में लगाया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, यह भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का बहुत ही आसान बट कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आरेख, कौन सा ग्राफ समय के साथ प्रवृत्ति या रुझान दिखाने के लिए सबसे अच्छा होता है। Which one of the following diagram is बेस्ट फॉर शोइंग ट्रेंड्स ओवर टाइम। देखिए, ज्योग्राफी में हर चीज़ समय के साथ चेंज होती है, कुछ भी हो। सपोज करिए कि हम टेम्परेचर ले लेते हैं और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हम सभी जान रहे हैं कि साल दर साल टेम्परेचर में कुछ ना कुछ वृद्धि हो रही है। मान लीजिए दो डेटा हैं हमारे पास, एक तरफ है टाइम में दिया हुआ है हमको वर्ष, और प्रति वर्ष जो एवरेज टेम्परेचर है वह हमें दूसरी लिस्ट में दिया हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक ग्राफ को प्लॉट करिए, ठीक है। तो आप कौन सा ग्राफ प्लॉट करेंगे इन चारों में से? क्या आप ओजाइव बनाएंगे, क्या आप पाई चार्ट बनाएंगे, या आप स्टार डायग्राम बनाएंगे, या आप लाइन डायग्राम बनाएंगे, लाइन ग्राफ बनाएंगे। लाइन ग्राफ क्या होता है? एक्स एक्सिस पर हम टाइम शो कर देंगे, टाइम में मतलब वर्ष लिख देंगे कि 1950, 51, 52, 53, 54, 55, 56, है ना, सारे वर्ष लिख देंगे अब तक के 70, 80, 90, 100 साल के जितने भी वर्ष हैं सब लिख देंगे। और अगर सभी वर्षों का टेम्परेचर हमारे पास है, एवरेज टेम्परेचर जो होता है हर साल का वह हमारे पास है, उसको हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पर शो कर देंगे। फिर हर वर्ष के लिए जो टेम्परेचर है वहाँ पर हम पॉइंट्स लगा देंगे और सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ में जोड़ देंगे तो एक लाइन ग्राफ बन जाएगा। बहुत आसान सवाल था, फिर भी लोग इसको गलत कराए। ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर देते हैं, थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करिए, टेंशन मत लीजिए एग्ज़ाम्स में ना। कितना आसान सा सवाल है फिर भी लोग इसको गलत कर दे रहे हैं। साफ साफ लिखा हुआ है कि जो टाइम के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड्स होते हैं वह किस ग्राफ में दिखाए जा सकते हैं। तो इन चारों में देखा जाए तो लाइन ग्राफ में दिखाया जाएगा।
अगला क्वेश्चन 76 भी ज्योमॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन है। अभिकथन कारण। अभिकथन में कहा जा रहा है कि प्लेटों के अभिसरण मंडल में भूपर्पटीय क्रस्ट की क्षति होती है। लॉस ऑफ अर्थ क्रस्ट अकर्स, हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है उसका लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाती है। इन द कन्वर्जेंस जोन ऑफ प्लेट, जहाँ पर दो प्लेट कन्वर्ज हो जा रही हैं। देखिए 3 सवाल आ रहा है प्लेट टेक्टोनिक्स का, कन्वर्जेंस का ही क्वेश्चन आ रहा है, जहाँ पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो भारी प्लेट होती है वो दूसरी प्लेट के नीचे सबडक्ट हो जाती है। जब जाहिर सी बात है प्लेट का कुछ भाग नीचे सबडक्ट हो जाएगा तो क्रस्ट का तो लॉस होगा ही ना। तो स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, जो अभिकथन है वह बिल्कुल सही दिया हुआ है। कारण बताया जा रहा है कि भारी प्लेटों का अवक्षेपण बेनियोफ मंडल में होता है। द सबडक्शन ऑफ हैवी प्लेट अकर्स इन बेनियोफ जोन, बिल्कुल सही बात है। जो बेनियोफ जोन होता है, जहाँ पर दोनों प्लेटें मिलके एक प्लेट दूसरे प्लेट के नीचे छेपित होती है, सबडक्ट होती है, वहाँ पर नीचे बेनियोफ जोन होता है। वहाँ पर जो है वहाँ पर हैवी प्लेट्स का सबडक्शन होता है और इसी सबडक्शन के होने के कारण ही क्रस्ट का लॉस हो जाता है। तो कारण भी सही है और कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, करता है। क्वेश्चन नंबर 77 रीजनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और पूछा जा रहा है कि यह जो कथन है कि प्रदेश किसी क्षेत्र के परिवर्तनशील चरित्र को प्रभावी तरीके से वर्णित करने का संक्षिप्त तरीका है, यह किसने कहा था? तो इसका सही आंसर है पीटर हैगेट। अगर भाई आपने इसको नहीं पढ़ा है इस स्टेटमेंट को, तो यह क्वेश्चन फिर सही कर पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तुक्का ही लगाना पड़ेगा। कठिन क्वेश्चन है, उतना आसान नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का सही आंसर है पीटर हैगेट। अगला क्वेश्चन है 78, रिमोट सेंसिंग का क्वेश्चन है और एक कठिन क्वेश्चन है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा हुआ है तो तुक्के में ही फिर ये क्वेश्चन सही हो पाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर चार दिए हुए हैं, चार चीज़ें दी हुई हैं, MDB, TAB, DLG और PNG। इन चारों में से कौन सा वेक्टर फाइल फॉर्मेट है? इन चारों में से कुछ हैं जो कि वेक्टर फाइल फॉर्मेट्स हैं। तो देखिए आपने कभी, जब आप कभी कहीं फ़ोटो अपलोड करते हैं, कोई फॉर्म भरते हैं, तो जो फ़ोटोग्राफ होता है वो या तो JPEG में होता है या PNG में होता है। तो जो भी फ़ोटोग्राफ होते हैं, इसी तरीके से जो सैटेलाइट की जो पिक्चर होती है वो भी फ़ोटोग्राफ की तरह है। वहाँ पर भी पिक्सल्स होते हैं, यहाँ पर जो नॉर्मल हमारे जो फ़ोटोग्राफ्स होते हैं इसमें भी पिक्सल्स होते हैं। अगर आप जूम करके देखें तो दोनों ही रास्टर फॉर्मेट होते हैं। ठीक है, JPEG भी रास्टर फॉर्मेट है, PNG भी एक रास्टर फॉर्मेट है, वेक्टर फॉर्मेट नहीं है। बाकी के तीन जो हैं MDB, TAB और DLG, ये तीनों के तीनों वेक्टर फॉर्मेट हैं। और अगर यहाँ ऑप्शन में देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, A, B और C। अगला क्वेश्चन है 79, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग घुमा देने वाला क्वेश्चन है ये, कि ये जो अर्बन स्मॉग होता है उसका कारण कौन सा गैस नहीं है? ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण अर्बन स्मॉग या नगरीय धूम कोहरे की उत्पत्ति होती है। ओजोन भी जिम्मेदार होती है और सल्फर डाइऑक्साइड भी जिम्मेदार होती है। जो गैस जिम्मेदार नहीं है वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, कि नगरीय धूम कोहरे का कारण कौन सी गैस नहीं है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी, नगरीय धूम कोहरे का कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 80। जब हम बादलों के प्रकार पढ़ते हैं तो सबसे शुरुआत में जो दो बादल दिए हुए हैं वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इनके द्वारा सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर आभा मंडल का निर्माण हो जाता है। उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है कि रात के समय चंद्रमा के चारों ओर बनने वाले प्रभा मंडल या जो हेलो बनता है वो कौन से बादलों के कारण बनता है? आप सभी ने पढ़ रखा है। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पक्षाभ और पक्षाभ स्तरीय मेघों के कारण रात में चंद्रमा की चारों ओर हेलो या प्रभा मंडल का निर्माण हो जाता है। अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 81 थॉट का क्वेश्चन है। कह रहा है कि शालमली द्वीप किस क्षेत्र को कहा गया है पुराणों में? पुराणों में शालमली द्वीप किस क्षेत्र को कहा गया है? तो पूर्वी अफ्रीका को शालमली द्वीप कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। यह भी क्लाइमेटोलॉजी का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, स्थानीय पवनों से संबंधित क्वेश्चन है, PYQ भी है। और सूची 1 में कुछ स्थानीय पवनें दी हुई हैं, सूची 2 में दिया हुआ है कि यह पवनें कहाँ कहाँ कौन कौन से प्रदेशों में चलती हैं, दोनों का मिलान करना है। जैसे हरमट्टन पश्चिम अफ्रीका में चलती है, सभी जानते हैं। हबूब सूडान में चलती है, सभी जानते हैं। बोरा जो है एड्रियाटिक तट पर चलती है, यह सभी जानते हैं। और जोंडा अर्जेंटीना में चलती है, यह भी सभी को पता है। बहुत आसान क्वेश्चन है। ज्योग्राफी के जो एवरेज स्टूडेंट्स भी हैं वह इस तरीके के क्वेश्चंस को चुटकियों में कर देते हैं। अगर दोनों ही सूचियों को मिलाया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। PYQ है। मैंने अपने एक वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाया है और इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स, जो भी जानकारियां हैं, उनको डिटेल में मैंने बताया हुआ है। फिर भी इसको लोग गलत करके आए हैं। किस प्रकार की वनस्पति को कभी कभी स्क्लेरोफिल्स फॉरेस्ट कहा जाता है? विच टाइप ऑफ वेजिटेशन इज समटाइम्स कॉल्ड स्क्लेरोफाइलस फॉरेस्ट? इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेडिटेरेनियन स्क्रब्स। भूमध्य सागरीय झाड़ियों को स्क्लेरोफाइलस फॉरेस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 का सही आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 84 बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है और पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भूगोलवेत्ता प्रादेशिक विकास और ग्रामीण नियोजन पर अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं? रीजनल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। RP मिश्रा साहब जो हैं वह प्लानिंग के, प्रादेशिक विकास के और ग्रामीण नियोजन के से संबंधित एक बहुत अच्छे ज्योग्राफर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 84 का सही आंसर है ऑप्शन ए RP मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 85 भी रिमोट सेंसिंग का एक बहुत अच्छा और टफ क्वेश्चन है। आपने अगर रिमोट सेंसिंग के फील्ड में काम किया है, उसका गहन अध्ययन किया है, तभी आप इस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। सही नहीं तो फिर ये क्वेश्चन अगर आपका सही हो रहा है तो सिर्फ आप तुक्का लगा रहे हैं। यहाँ पर 2 सूचियाँ दी हुई हैं। सूची 1 में दिया हुआ है टेक्निक और सूची 2 में दिया हुआ है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, अंकीय बिंब प्रक्रमण। इन दोनों का मिलान करना है। देखिए, इन चारों में से अगर आपने सिर्फ मैक्सिमम लाइक्लीहुड का नाम सुना है, अगर आपने कभी इमेज क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा है या इमेज क्लासिफिकेशन आपने किया है, हम लोग तो करते हैं रिमोट सेंसिंग में, वहाँ पर अगर आपने किया है तो आपने मैक्सिमम लाइक्लीहुड क्लासिफिकेशन आपने ज़रूर किया होगा, आपने इसको पढ़ा होगा। तो अगर सूची 1 में देखा जाए तो लास्ट में लिखा हुआ है, तकनीक में लिखा हुआ है मैक्सिमम लाइक्लीहुड, और सूची लिस्ट 2 में लिखा हुआ है दूसरे नंबर पर इमेज क्लासिफिकेशन। तो डी को 2 से मिला दीजिए, मैक्सिमम लाइक्लीहुड को इमेज क्लासिफिकेशन से मिला दिया जाए। अब अगर ऑप्शन चेक किया जाए तो देखिए डी का दूसरा सही है। इस तरीके से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का आंसर सी सही बन जाता है, बाकी चीज़ें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जो डी स्ट्रिपिंग होती है, डी स्ट्रिपिंग क्या है, कभी कभी जो स्कैनर्स होते हैं सैटेलाइट्स में, जब कोई सैटेलाइट इमेज को मतलब किसी अर्थ के एरिया को स्कैन करते हैं तो बीच बीच में कुछ ऐसी पट्टियां आ जाती हैं जहां पर डेटा गायब हो जाता है, तो उसको बोला जाता है डी स्ट्रिपिंग। इसको बोला जाता है, जब इसको हम करेक्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं रेडियोमेट्रिक करेक्शन। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन क्या होता है? देखिए, जब हम कभी मोबाइल में फ़ोटो खींचते हैं ना, तो हम फिर उसको एडिट करते हैं, ब्राइटनेस चेंज करते हैं, डार्कनेस चेंज करते हैं, इस तरीके से कुछ एडिटिंग करते हैं ना। तो इसी तरीके से सैटेलाइट इमेजेस में भी हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के माध्यम से सैटेलाइट इमेज को और ज़्यादा इम्प्रूव कर लिया जाता है कि ताकि उस इमेज को और बारीकी से देखा जा सके, पढ़ा जा सके, उसमें से डेटा को कलेक्ट किया जा सके। तो जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है, यह इमेज एनहेंसमेंट की टेक्निक है। इमेज को एनहेंस किया जा रहा है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के माध्यम से। NDVI नॉर्मलाइज्ड डिफरेंसेस वेजिटेशन इंडाइसेस, यह इमेज ट्रांसफॉर्मेशन है। इसमें 2 बैंड्स को लेकर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं। जैसे NDVI है तो उसमें NIR और रेड बैंड, नियर इंफ्रारेड और रेड बैंड का यूज़ करते हैं, और हम वेजिटेशन की हेल्थ को जानने के लिए हम NDVI कैलकुलेट करते हैं। इसको इमेज ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। अगर इन चारों को सही से मिलाया जाए तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है।
अगला क्वेश्चन भी बहुत आसान है, क्वेश्चन नंबर 86 है। सभी जानते हैं, अगर इसमें ध्यान से देखें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अमेरिकन इंडियन मंगोलायड होते हैं, बिल्कुल सही है। वेदा जो कि श्रीलंका में होते, काकेशायड नहीं होते हैं ये, ठीक है ना। दिनारिक जो है निग्रोइड है, बुशमैन हॉटेंटॉट जो है ये भी निग्रोइड है। ऑप्शन बी जो है वह सुमेलित नहीं है, वही इस क्वेश्चन का सही आंसर है, वेदा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, टॉलमी की जो पुस्तकें हैं उनमें से कौन सी पुस्तक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ टॉलमी से संबंधित नहीं है। तो आप जानते हैं टॉलमी ने अल्मागास्ट भी लिखा है, ज्योग्राफिक सिंटैक्सिस भी लिखा है, एनालिमा भी लिखा है, लेकिन जियोग्राफिका नहीं लिखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 87 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जियोग्राफिका। क्वेश्चन नंबर 88 ओशियनोग्राफी का क्वेश्चन है। आप इकोनॉमिक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं। अभिकथन कारणों का क्वेश्चन है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि जहाँ गर्म व ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं, जहाँ पर वार्म और कोल्ड करेंट्स मिलती हैं, वे क्षेत्र विश्व के सबसे प्रमुख मत्स्य क्षेत्र होते हैं। वहाँ पर वर्ल्ड के मेजर फिशिंग एरियाज पाए जाते, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भाई, ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका कारण है, बताया जा रहा है कि गर्म व ठंडी महासागरीय धाराओं के मिलने वाले क्षेत्र के जल का तापमान मछलियों के प्रजनन हेतु सर्वाधिक उपयुक्त होता है। भाई बिल्कुल सही है, जहाँ पर गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं मिलती हैं वहाँ पर मछलियों के लिए खाना भी खूब उपलब्ध होता है, खाना भी खाते हैं, प्रजनन भी करते हैं। प्रजनन होगा तो खूब सारी मछलियाँ भी पैदा होंगी, जब खूब सारी मछलियाँ पैदा होंगी तो आदमी उनको छोड़ेगा क्यों, तो वह क्षेत्र जो होते हैं वह वर्ल्ड के मेजर फिशिंग एरियाज़ हैं। तो अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की व्याख्या भी कर रहा है। इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89, यह भी ओशनोग्राफी का एक अच्छा सवाल है, और कई बार पूछा भी गया है कि हिंद महासागर में सबसे अधिक पाया जाने वाला पेलाजिक निक्षेप कौन सा होता है। ग्लोबिजेरिना होता है भाई। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन तो इससे भी ज़्यादा आसान है, क्वेश्चन नंबर 90, कैटाबैटिक पवन कौन सी होती है। अरे जो डाउन स्लोप चलती है विंड, डाउन स्लो विंड्स, अधो ढाल पवनें होती हैं, यही तो कैटाबैटिक पवनें होती हैं। डॉक्टर सविंदर सिंह की किताब में सब लिखा हुआ है ये। तो क्वेश्चन नंबर 90 का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 91 भी बहुत आसान सवाल है। देखिए, नगर विकास का जो संकेंद्रीय क्षेत्र मॉडल, कंसेंट्रिक जोन मॉडल किसने दिया था भाई। इससे सरल सवाल क्या हो सकता है, और इसका सही आंसर है जो अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे बर्गेस, उन्होंने ये कंसेंट्रिक जोन थ्योरी या कंसेंट्रिक जोन मॉडल दिया था नगर विकास के, या जो नगर का जो लैंड यूज़ होता है उसकी व्याख्या करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 91 का सही आंसर है ऑप्शन डी, बर्गेस। क्वेश्चन नंबर 92 भी ओशनोग्राफी का क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है, बच्चों वाला सवाल है। यहाँ दो सूची दी हुई है, सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में महासागरीय आकृति दी हुई है, और सूची 2 में वह महासागरीय आकृति या वह ओशियनिक फीचर कहाँ पर पाया जाता है, उसकी लोकेशन दी हुई है। सब जानते हैं मिड अटलांटिक रिज कहाँ पाई जाती है, सबको पता है कि यह अटलांटिक ओशन में पाई जाती है। इसी तरीके से जो मैरियाना ट्रेंच, कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि मैरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन में पाई जाती है। ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सी में पाई जाती है, और जावा ट्रेंच इंडियन ओशन में पाई जाती है। अगर सही मिलान किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 92 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 93 थॉट का क्वेश्चन है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, हंटिंगटन कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 93 में कहा जा रहा है, किसने यह समर्थन किया था, किसने कहा था कि मानव का भौगोलिक वितरण किसी अन्य तत्व की तुलना में जलवायु एवं मौसम पर अधिक निर्भर होता है। देखिए, आंख बंद करके इस क्वेश्चन का सही आंसर लगाइए। हंटिंगटन ने जो है मानवों पर और मानव जाति पर जलवायु के प्रभाव का अध्ययन किया है, बहुत अधिक अध्ययन किया है, और इस तरीके के स्टेटमेंट हमेशा हंटिंगटन से ही संबंधित होते हैं। आंख बंद करके इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हंटिंगटन।
अगला क्वेश्चन 94 इंडियन ज्योग्राफी का मैपिंग का क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल है, क्लास 5 क्लास 6 का सवाल है ये कि चार पर्वत श्रेणियां दी हुई हैं और इनको दक्षिण से उत्तर रखना है। पीर पंजाल, जास्कर, महान हिमालय और लद्दाख, कौन नहीं कर पाएगा इसको? अगर कंफ्यूज न हुआ जाए तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे दक्षिण में अगर इन चारों में देखा जाए तो पीर पंजाल है, उसके उत्तर में महान हिमालय है, उसके उत्तर में जास्कर श्रेणी है और सबसे उत्तर में लद्दाख श्रेणी है। और इस क्रम में अगर इनको व्यवस्थित किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, यह भी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है और इसमें पूछा जा रहा है कि भौगोलिक आंकड़ों के स्थानिक प्रतिरूप की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉडल्स इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई स्पेशियल पैटर्न्स ऑफ ए ज्योग्राफिकल डेटा। अगर हमारे पास ज्योग्राफिकल डेटा है, अगर हमें उसका स्पेशियल पैटर्न पता करना है कि वो डेटा क्लस्टर्ड है या रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है या इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अर्थ की सरफेस पर उस जोग्राफिकल फिनोमेना या उस जोग्राफिकल डेटा के वितरण का या उसके पैटर्न का पता लगाना है, तो सबसे अच्छी टेक्निक होती है नियरेस्ट नेबरहुड एनालिसिस। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 95 का सही आंसर है ऑप्शन सी, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, निकटतम पड़ोस विश्लेषण। कोरिलेशन एनालिसिस से काम हो नहीं सकता, सैम्पलिंग इस काम के लिए यूज़ नहीं की जाती और रिग्रेशन भी इस कार्य के लिए यूज़ नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 इंडियन ज्योग्राफी का अच्छा क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है। अभिकथन कारण, अभिकथन में कहा जा रहा है कि तटीय उड़ीसा का जो कोस्टल एरिया है वह भारत का अत्यधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र है। हर साल चक्रवात आते हैं, सबको रटा हुआ है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका कारण बताया जा रहा है कि मैंग्रोव के वृक्ष अपनी व्यापक जड़ों के कारण तूफान और ज्वार से उखड़ते नहीं हैं। मतलब जब कभी तूफान आता है कभी या टाइड्स आते हैं तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वह उखड़ती नहीं हैं। यह स्टेटमेंट सही है, ठीक है। अगर तूफान आएगा, टाइड्स आ रहे हैं, बड़े बड़े तूफान भी आ रहे हैं, फिर भी वह मैंग्रोव वनस्पति को उखाड़ नहीं पाते, जड़ें बड़ी ही मजबूती के साथ ज़मीन में जकड़ी हुई होती हैं। ये स्टेटमेंट सही है। लेकिन मैंग्रोव के वृक्ष उखड़ते नहीं हैं इसलिए चक्रवात आता है और चक्रवात उड़ीसा के तट को प्रभावित करता है, ये बात समझ में नहीं आ रही है भाई। ये कारण नहीं हो सकता। दोनों स्टेटमेंट सही हैं लेकिन कारण अभिकथन की व्याख्या नहीं कर रहा है। बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इस तरीके से सोचने का, ठीक है ना। चक्रवात आने का कारण कुछ और होता है, उड़ीसा प्रभावित हो रहा है उसका कारण कुछ और है, और मैंग्रोव के वृक्ष की जड़ें उखड़ नहीं रही हैं उसका कारण वो अलग चीज़ है ना। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन नंबर 96 है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 97 बहुत ही आसान सवाल है, कई बार पूछा गया है। पुस्तक दी हुई है द पल्स ऑफ एशिया। इस बुक के राइटर कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एल्सवर्थ हंटिंगटन, ऑप्शन ए। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने यह बुक लिखी थी द पल्स ऑफ एशिया। 98 क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा राज्य है वह मोलेसिस बेसिन कहलाता है। बहुत ही आसान सवाल है। मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 है कि सस्य संयोजन विश्लेषण में निम्नलिखित में से न्यूनतम विचलन विधि कौन सी है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम डेविएशन मेथड इन क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालिसिस। इससे सरल सवाल क्या आएगा? मतलब आप देखिए जो भी पेपर सेटर है, जो भी पेपर सेट कर रहा है वह ज़्यादा गहराई में जा ही नहीं रहा है। वह हर चैप्टर का जो पहला स्टेटमेंट है बस उस स्टेटमेंट को उठा रहा है और क्वेश्चन बना दे रहा है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। वीबर की जो विधि है क्रॉप कॉम्बिनेशन से संबंधित, उसको मिनिमम डेविएशन मेथड भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। कॉम्पेस का विचार किसने दिया था? सभी जानते हैं, व्हीटलसी।
ऑप्शन ए में दिया हुआ है, वीटलसी ने कॉम्पेज का विचार प्रस्तुत किया था। इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको ज्योग्राफी में आए हुए इन 70 क्वेश्चंस का आंसर बताया है और मैंने काफ़ी हद तक इन सभी आंसर्स को वेरीफाई भी कर लिया है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप इसको और भी लोगों को शेयर कीजिएगा, उनसे कहिएगा कि सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और अगर आपको मेरे वीडियो में कोई कमी नज़र आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप उसकी आलोचना भी लिख सकते हैं। आलोचना मुझे कुछ नया करने का, कुछ और चीज़ों को इम्प्रूव करने का बल प्रदान करेगी। धन्यवाद।